अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जून 3, 2022 बरोज़ जुमा आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो ख़दशात थे वो सामने आना शुरू हो गए हैं और मैंने आपको याद है मेरा ट्वीट चल रहा होगा बैकग्राउंड पे, जो परसों मैंने इलेक्शन कमीशन का भी हेयरिंग होने से पहले मैंने जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो मैंने ट्वीट कर दिया कि वो क्या करना चाहता है इलेक्शन, और उसमें लिखा हुआ है। उम्मीद है वो ट्वीट मेरी टीम जो है ना पर 3 दिन पहले का जब इलेक्शन सुबह हेयरिंग शुरू होनी थी तो मैंने ये कह दिया था कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो अभी इलेक्शन कराने का इरादा नहीं रखते हैं। अब ये किसी ने किया है, क्या हो रहा है, पर इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत और परेशानी होगी। एक तो मैंने काम ये कर दिया है कि अपोजिशन लीडर की जो तैनाती है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। मैंने ख़त लिख दिया स्पीकर को कि विड्रॉ करे। मैंने ख़त लिख दिया स्पीकर को कि राजा रियाज़ की तैनाती जो है ना विड्रॉ करे। 3-4 रीज़न्स हैं। एक तो जो नेशनल असेंबली के रूल्स हैं वो वायलेट हुए हैं, आईन पाकिस्तान वायलेट हुआ है। यहाँ जब अभी अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े ही मंजूर नहीं हुए, उनको बाकायदा बुला लिया हुआ है क्या कि ना आप इस्तीफ़े आएँ, ना नोटिफाई भी नहीं हुए, तो कैसे कह सकते हैं वो सीटें खाली हैं और कैसे राजा रियाज़ साहब मुंतखब हो सकते हैं। और वो राजा रियाज़ जो सिंध हाउस में ठहरा, वो राजा रियाज़ जो आगे टीवी में कहता रहा कि जनाब मैं तो पीटीआई को छोड़ चुका हूँ और अगला जो इलेक्शन लड़ना है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लड़ना है। ये वो बातें हैं जो मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ आपको, जो आप समझ सकते हैं कि वो राजा, ये बैकग्राउंड पे वो सारा चल रहा होगा। और इसके हवाले से जो ट्वीट मैंने किए हुए हैं या बाकी दोस्त अब ने जो ट्वीट किए हैं वो भी चल रहे होंगे कि ये मामला सुबह ही मैं लिख चुका था। बड़ी तफसील के साथ मैंने ये बातें कोशिश की है। अब नहीं करेंगे तो इसके बाद मेरा हाल यही है कि मैं आईनी दरख्वास्त दायर करूँगा और ताकि जो मामला है ना और आपके सामने ये इसकी जितनी कंसल्टेशन आएगी, यानी दोनों मेंबर जो इलेक्शन कमीशन के हुए हैं दोनों के दोनों अगर देखा जाए या डिफेक्टिव कंसल्टेशन हो अल जिहाद ट्रस्ट और कई मामलात में तो वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट इलीगल और अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर हो सकती हैं। बाकी जो भी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ वो गैर कानूनी है। और अब इस पर आइन का आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 6 बड़ा क्लियर है, लिखा हुआ है। कोई पार्टी लिस्ट आ नहीं है। अगर कोई रिज़ाइन करता है, अगर कोई सीट छोड़ता है, अगर कोई फौत हो जाता है तो उस लिस्ट के मुताबिक अगला बंदा आ जाना है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये एक तरह नहीं ले आए हैं पार्टी लिस्ट के अपीयरेंस डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपके सामने और इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। 100 सीटें हैं, 100 में से रिज़र्व होकर फ़र्ज़ करें 10 आ गई, 110 हो गई, 100 में से 80 जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो क्या जो बाकी मेंबर जो ऑलरेडी मुंतखब हो चुके हैं उस बुनियाद पे अगर टेन्योर पूरा नहीं भी हुआ तो क्या आप उन्हें निकाल देंगे? आपको पहले दिन से देखना है। यही तो इंटरप्रिटेशन गलत की है इलेक्शन कमीशन ने, बदनीति पे मबनी है बजा प्रामा फिशाई अगर मुझसे पूछते हैं तो। और किस कैपेसिटी में अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाया, दोनों वहां मौजूद थे। किस कैपेसिटी में? आपको आईनी इदारा तो नहीं है, आपने कौन सी आइन की इंटरप्रिटेशन करनी है, किस कैपेसिटी में बुलाया? ये भी आपका प्रामा विजय बदनीति पर अमली अमल है, जिसको बहरहाल चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। पिटीशन तकरीब मुकम्मल हो चुकी है, इंशाल्लाह आज ही फाइल की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आज ही ये समाअत के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। दूसरा मामला है पैमरा इन एक्शन है। मैं तो बड़े अरसे से पैमरा को एक्शन में लगता, मुझे मेरी उम्र से गुजर गई, मैंने बड़े अरसे से लगा हूँ। एक तो शोकाज नोटिस जारी, हाँ एक तो समी इब्राहिम साहब का प्रोग्राम बंद कर दिया गया। वो इमरान के साथ जो प्रोग्राम किया, आर्टिकल 19 भी बैकग्राउंड पे चल रहा है और ये नोटिस भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। और बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन 27 की है। कोई शोकाज नहीं किया, कोई काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में नहीं किया। अपना इस तरह का ये रिकॉर्ड जैसे भी रखना है आपने, क्या इस तरह कर सकते हैं?
ये वो मामले देख रहे हैं जो राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A की बात हो रही है। इसी तरह चौधरी गुलाम हुसैन साहब के प्रोग्राम को भी द रिपोर्टर में और वो CPAC के हवाले से कुछ बातें हैं। चौधरी साहब झूठ नहीं बोलते, ये मैं बता दूं आपको। चौधरी साहब जब भी मैं मिला हूँ, चौधरी साहब हक़ाइक़ पे बात करते हैं और वो जो भी हक़ाइक़ उनके पास हों वो सारी चीज़ें सामने रखते हैं। पैमरा ने इनको भी नोटिस दे दिया है और 8 जून को इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में बुला लिया। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट लाहौर में तो है नहीं। ये भी मैं समझता हूँ नोटिस जो है ये लीगल और विदाउट जुरिसडिक्शन है। ये भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपके सामने। दोनों मैंने चलाने का मकसद ये है कि आप तक असल हक़ाइक़ मैं बता सकूँ। और इसमें है क्या था, इमरान खान साहब का बयान था, 3 टुकड़े होने का बयान था। और मैं पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता, मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कल अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, उनकी बात किसी हद तक ठीक है। ये मुल्क के लिए देखिए, आप याद रखिएगा, इकनॉमिक क्रंच है। ये मुल्क की जो माली हालत अगर बिगड़ जाए यहाँ पर तो फिर क्या रह जाएगा पाकिस्तान। फिर दूसरों के लिए मजाक बन जाएगा। फिर इसको जिस तरह मर्ज़ी ख़रीदो, खाने के लिए रोटी चाहिए होगी ना, पैसे चाहिए होंगे, वो आपके पास होंगे नहीं। आप लोगों ने तो तबाही कर दी ना इस मुल्क की। महंगाई आप लोगों के सामने बता दे, कंट्रोल कर ली है। कितने टीवी चैनल्स हैं, मैंने स्पेसेस में बात की, कुछ बारे एंकर हजरात मेरी बात को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा बताएं मुझे कितने लोग हैं, कितने चैनल्स हैं। बेहतरीन मीडिया मैनेजमेंट, इमरान खान साहब का यही कसूर है। उन्हें इश्तिहार देना चाहिए थे, उसकी जेब से जाना चाहिए थे, देना चाहिए थे इश्तिहार इन लोगों को। और इनको जो मर्जी कहते हैं, इनको चाय शाय पिलानी चाहिए था, जो भी ख्याल रखना चाहिए था रखना चाहिए था। इमरान खान की ये गलती है, ये माने जाना। रवायती सियासत करनी चाहिए थी इमरान खान को, और इसीलिए वो भुगत रहे, रवायती सियासत नहीं की है। ठीक है ना जी। और दिवालिया होने के बाद उन्होंने कॉन्सिक्वेंस की बात की और उन्होंने कहा कि सबसे पहले फ़ौज को टारगेट किया जाएगा। और वो फिर बात वही कर रहे हैं, यूक्रेन से जैसे हुआ मामला, फिर डीन्यूक्लियराइज़ किया जाएगा। इतना आसान काम नहीं है इन चीज़ों को मैं बताऊँ। यहाँ पाकिस्तानी फ़ौज वाइब्रेंट है और सारे मामले बड़ा सीरियसली देख रही है, और उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि वो ऐसा मामला नहीं होने देगी। देखिए, जहाँ तक डिफ़ॉल्ट होना है वो मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस से मैंने रात के प्रोग्राम में वो भी बता दिया था। जो अपना बिलावल भुट्टो का बयान है वो बड़ा काबिल एतराज़ है। वो जितना मर्ज़ी मैं बात कह लूँ उसको, वो बात तो किसी तरह भी सूटेबल है नहीं है। हम जो मर्ज़ी अब बात कर रहे हैं, आप जो मर्ज़ी हम कह दें, ठीक है ना जी। आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बात हुई। हाँ, मैं आपने पीछे मेरा देख लिया होगा, जो मैंने राजा रियाज के हवाले से अपोजिशन लीडर के कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने बात की, वो टीवी चैनल्स पे चली, उतना पोर्शन वो आपने यकीनन देख लिया होगा कि उसमें ये बात सारी सामने आ चुकी है। अब चलते हैं अपना मरियम के बयान की तरफ, जिनकी उम्र गुजर गई। वोट को इज़्ज़त दो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, DGISI का नाम जिस तरह लेते रहे, सफदर अवान लेते रहे, मरियम सफदर, और इल्ज़ामात लगाते रहे। कराची के अंदर होटल में गए, वहाँ इल्ज़ाम लगाया, गुजरांवाला में इतने इल्ज़ामात हैं। तो लोग सवाल करते हैं इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कुछ क्यों नहीं हुआ। मैं तो लगा रहा हूँ, मैं तो कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन ये आज़ादाना फिरते रहे, आज़ादाना घूमना फिरना। और एक ख़ास क्लास हमारे यहाँ एंकर्स की, वो भी बड़े आराम से फिर रही है, ठीक है ना जी। और वो भी ये सारा कर रही हैं, और ठीक है। और यही एक दिक्कत है। फिर दूसरा जो मरियम नवाज़ बात कर रही है, यहाँ जिस तरह भी स्टेज के ऊपर जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, ये मौका एक्सप्लॉइट करना का नहीं, ये यूनिटी का मौका है, लोगों को इकट्ठा रखने का मौका है। आपकी एक्सप्लॉइटेशन से तबाही होगी इस मुल्क की। मरियम नवाज़ कुछ इस कौम का ख्याल रखें, पाकिस्तानी बने या स्टेट्समैन के तौर पर सामने आएँ। आपके बयान में भूल गए अदालतों के बारे में क्या आप लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे, इदारों के बारे में क्या अल्फाज, और हमारे जर्नल्स के बारे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए थे, वो नहीं लोग भूल सकते। लोगों के दिलों में वो चीज़ें सारी मौजूद हैं। और इमरान के बारे में आप इस तरह के इल्ज़ाम लगाती रहे, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। लेकिन आप 30 दिनों के अंदर आपकी हुकूमत बेनकाब हो चुकी है। महंगाई से लोग बिलबिला उठे हैं, पेट्रोल नहीं पकड़ा जा रहा, बिजली की कीमत बढ़ चुकी है। कहाँ क्या करेंगे इस कौम के साथ। लेकिन आपको पता है बेहतरीन मीडिया मैनेजमेंट है, हालात आप लोगों के सामने हैं। मेरा काम है आप तक सच और हालात और वाक़यात रखते रहना। नताइज क्या होंगे इसका फैसला आपने करना है। तारीख के झरोखे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप भूल नहीं सकते हैं।
नवाज शरीफ के बयानात, मरियम नवाज के, और बाकी लोगों के बयान कैसे हम भूल जाएं? शायद हमारी यादाश्त कमजोर हो चुकी है, लेकिन हमें ये सारा कुछ याद रखना चाहिए। और अभी ये एहसन इकबाल का बयान जरा सुनिएगा, क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। क्या ये लोग पकड़ में नहीं आएंगे? क्या इन लोगों को पकड़ में नहीं आना चाहिए? जरा सुनिएगा, फैसला आप कीजिएगा। हमने अगर अपनी मईशत नहीं बचाई तो ये मिसाइल जिनके हम रोजाना तजुर्बे करते हैं, ये मिसाइल हमारे गले के फंदे पड़ बन जाएंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम पर भी समझौता हो जाएगा, जैसा कि कश्मीर हाथों से निकल गया है। ये वक्त है पाकिस्तानी कौम के जागने का। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।